नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये 10th स्टैंडर्ड की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम सारी सब्जेक्ट सारी क्लासेस के कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे और लोगों के वीडियो शेयर करो, जिससे उनको बेनिफिट हो और हमको भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ लेट्स अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। और ये चार्ट है, चार्ट की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक को दो में नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य। उसके अलावा फिर नवीकरणीय को भी दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, सतत और जैव। सतत में अथवा प्रवाह, पवन, जल, जैसे कि जैव में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और नवीकरणीय योग्य में दो भागों में बांटा गया, पुनचक्रीय और अचक्रीय। पुनचक्रीय में जैसे कि धातु, अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब हम बात करेंगे मानवीय संसाधन के बारे में। इसको दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, संरचना एवं संस्थाएं, दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि संसाधनों के प्रकारों को समझने के बारे में। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर समझेंगे, जिसमें जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। दूसरा अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातु है। समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः योग्य संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अब बात करेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में। इन संसाधनों का विकास एक भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बारे में। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, झारागा, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। और अब हम बात करेंगे अब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव के शामिल लात भूमि, जैसे कि चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात की जाए तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है।
आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास के प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमियाँ और 12 समुद्र मील, जिसको 22.2 किलोमीटर तक बराबर होता है, तक सब महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 मीटर समुद्र मील की दूर पर महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की ओर अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। हम बात करेंगे विकसित संसाधन के बारे में। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है। अब हम बात करेंगे भंडार के बारे में। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल, दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। अब हम बात करेंगे संचित कोष के बारे में। तो ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग सभी अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित और पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के विज्ञापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों को संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज के दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन हो गए, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए। इसके अलावा संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से एक वैश्विक पारिस्थितिक स्थिति संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है।
इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहां संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान कर सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्य तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब हम बात करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेता और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में कही थी: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसके लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के लिए विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में कि हम भूमि पर रहते हैं और इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के लिए 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। इसके अलावा ये आपका कोष है। हाँ, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। इन
अन्न फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब ये भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर बोया जाता है। इन राज्यों में निवल बोए गए क्षेत्रों के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों का ज्ञात कीजिए। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें और रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े आदि अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल आवृत है और शेष क्षेत्र लवणीय है और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, खनन ने भूमि को निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूना खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचरण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित कर जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और हम बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है और मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं।
मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं में निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे मृदा को वर्गीकरण के बारे में। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावाच, भू-आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदा विकसित हुई हैं। सबसे पहला जलोढ़ मृदा। ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तर मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने की घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग, समीप के मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे चौ क्षेत्र, तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चुनायुक्त होती हैं, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा पाए वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं और इन मृदा को सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जाती है। अब हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें ड्रैगन मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलियों ने काली मृदा के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बैसाल्ट क्षेत्र के दक्कन उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी की धारणा करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय है, जिसका पीएच 6 से कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों क्षेत्र और उड़ीसा
पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संचयन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने के कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब हम बात करेंगे वन मृदा के बारे में। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टर होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदा का बहुत अपरदन होता है। ये अधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती हैं। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के और संरक्षण के बारे में। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मुक्ति का युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिन्हें अवनलिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड रेवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन सॉइल इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्चय जुताई काउंटर प्लोइंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बलों की कमज़ोर करती हैं और इस तरीके से पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टिकाओं का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करेंगे भारत में पर्यावरण की दशा के बारे में। सुखोम, माजुरी गांव और झाबुआ जिले ने ये कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोम माजुरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता और कृषि पशुपालन में
सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 के रुपये थी। पर्यावरण का पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा बना रहा। I hope you like this information. Please like, share, subscribe and thanks for watching. Thank you.